नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 जनवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरू करने से पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो आज कानूनी शिक्षा की बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को अंतर सहयोग पर विचार करने और बहु विश्वविद्यालय बनने पर काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कानूनी शिक्षा में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तीसरी बार भाग्यशाली, यानी नवीनतम कोविड 19 लहर, यानी अब ओमाइक्रॉन आ गया है। तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव रहे हैं, तो 2022 के लिए अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किन सेक्टर्स पे देने की आवश्यकता है, उन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है पैंगोंग त्सो पर चीन का पुल, यानी चीन अपने क्षेत्र के भीतर पैंगोंग त्सो झील के पार एक पुल का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में भारत की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और वह पुल का निर्माण क्यों कर रहा है। थोड़ा सा पैंगोंग त्सो के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। त्सो का मतलब ही होता है झील, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। एलएसी के बारे में भी बात करेंगे इसमें। और चौथा टॉपिक होगा केरल में ग्रेनाइट की कमी की समस्या। क्या ग्रेनाइट का उत्पादन केरल में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह समस्या आ रही। तो उन सब विभिन्न मुद्दों की चर्चा हम लोग करेंगे। और अंतिम टॉपिक होगा चीनी चुनौती ने भारत की कमजोरियों को उजागर किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो दो यहाँ पर टॉपिक हैं जो चीन से संबंधित हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग भारत चीन संबंधों की साथ साथ चीन की जो कूटनीतिक चाल है उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या भारत की रणनीति रहेगी इस चुनौती से निपटने के लिए। तो इसकी जो कमजोरियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे और 2 प्रश्नों को हम देंगे जिसे आप लोग बराबर लिखते रहें। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर है सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, यानी शिक्षा के अंतर्गत, एजुकेशन के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो यहाँ पर संदर्भ यही है कि उत्कृष्टता के इन द्वीपों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह का यह शब्द का प्रयोग याद हो तो 2010 में मनमोहन सिंह, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कानूनी शिक्षा में परिवर्तन के लिए बात की। और महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में अंतर सहयोग पर विचार करने और बहु विश्वविद्यालय बनने पर काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने संबोधन के माध्यम से कानूनी शिक्षा से संबंधित कई टिप्पणियां की हैं। आए दिन वह कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए बातें करते रहते हैं। तो मौजूदा वक्त में अगर बात किया जाए तो कई दोयम दर्जे के कॉलेज हैं। आप इस तरह के अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि लोगों की भरमार है, यानी एलएलबी की डिग्री बहुत आसान तरीके से लोग ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलेज खुल चुके हैं जिसकी वजह से अब उनमें गुणवत्ता की भी कमी है। तो यही कारण है कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत देश में 1500 से अधिक लॉ कॉलेज और लॉ स्कूल हैं। इसके साथ ही 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 1,50,000 लॉ ग्रेजुएट हैं। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी खासी संख्या है। और वजह यह है कि अब देश के सभी क्षेत्रों से लोग इस व्यवसाय की में अपना रुख कर रहे हैं। काफ़ी लोग इसको भविष्य के लिए भी, यही कारण है कि लॉ की डिग्री ले रहे हैं। तो लॉ कॉलेजों और लॉ ग्रेजुएट की इस बढ़ती संख्या के बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि वो कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, कि जिस तरह से यह भरमार बढ़ रही है और ऊपर से जो पेंडिंग केस हैं, अगर उनकी बात की जाए तो 3 करोड़ 80 लाख मामले आज भी लंबित हैं। तो क्यों 135 करोड़ भारतीयों में अधिकांश को सही और उचित कानूनी सलाह नहीं मिल पा रहा है? इन सब के पीछे क्या कारण है? तो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों को अभिजात्य और सामाजिक वास्तविकताओं से अलग के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि पर्याप्त छात्र बार में शामिल नहीं होते हैं और बहुत सारे जो राष्ट्रीय
कह सकते हैं विधि विश्वविद्यालय, जो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय से निकलकर छात्र क्या हो रहा है कि वो कॉरपोरेट क्षेत्र में चले जा रहे हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को एलीट माना जाता है, सामाजिक यथार्थ से अलग थलग माना जाता है, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों के अधिकांश छात्र कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बजाय कहाँ चले जा रहे हैं, कारपोरेट कानून फर्मों से वह जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अधिक लाभ होता है, वहां वो अधिक धनार्जन करते हैं। लेकिन हमारे देश के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कोर्ट में यानी न्यायालयों में जो सही मायने में बात की जाए तो उस तरह के गुणवत्ता युक्त छात्रों की कमी है। तो देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे जो प्राथमिक उद्देश्य देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था, ताकि बेहतर प्रशिक्षित कानूनी पेशेवर तैयार हो सकें। हालांकि यह निर्धारित करने के लिए कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं किया गया है कि क्या ऐसा हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से इन विश्वविद्यालयों के अधिकांश छात्र कारपोरेट कानून फर्मों से जुड़ जाते हैं। भले ही ऐसे कानून फर्म देश के कानूनी परिदृश्य का एक अभिन्न अंग हैं, देश के परिदृश्य में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की रैंक में तुलनीय वृद्धि नहीं हो रही है। और यह शायद एक कारण है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को एलीट के रूप में माना जाता है और सामाजिक यथार्थ से अलग थलग माना जाता है। एक और विरोधाभास यह है कि भले ही उन्हें राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कहा जाता है, लेकिन वे राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों को तेजी से तरल राजनीतिक वातावरण में काम करना पड़ता है। तो ऐसे में राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वह गुणवत्ता वाले छात्रों की कह सकते हैं उत्पादन नहीं कर पाते हैं वह विद्यालय। तो इन सब में सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो अनुसंधान संचालित शिक्षाविद बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक वास्तविकताओं और कानूनी शिक्षा के बीच कथित अलगाव को केवल तभी खत्म किया जा सकता है जब राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों से निकलने वाले शोध सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं और व्यावहारिक समाधान प्रदान करें। कि शोध संचालित शिक्षाविदों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए कठोर ढांचे से आगे की बढ़ने की आवश्यकता है। यानी अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रति सप्ताह कम से कम व्याख्यान घंटे करने के लिए संकाय की एक आवश्यकता होती है। तो अलग अलग संकायों की आवश्यकता है शिक्षण और अनुसंधान के लिए। तो अनुसंधान संचालित शिक्षाविदों को भी संस्थागत संस्थाओं और इसे प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अब केवल शिक्षण संस्थाओं के रूप में जीवित नहीं रह सकते हैं। इनके विकास की, इनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। और आंतरिक मुद्दे की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को आने वाले निजी विश्वविद्यालयों से सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ गुणवत्ता वाले संकायों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। और यह विश्वविद्यालय कठोरतम वेतनमान सहित कई कारकों के कारण ऐसे संकाय पीछे हो जाते हैं। जबकि विदेशी डिग्री रखने वाले शिक्षकों की भर्ती एकमात्र साधन नहीं है। ज्ञान वितरण के पारंपरिक तरीकों में मौजूदा संकाय के प्रशिक्षण से उस उद्देश्य को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती जिसके लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय बनाए गए थे। यही परिणाम छात्रों से बेहतर फैकल्टी, शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम की मांग के रूप में सामने आता है। और यह मुद्दे कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध के केंद्र में रहे हैं। तो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध का एक अन्य कारण छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की जरूरतों को पर्याप्त तरीके से पूरा करने में नेतृत्व की अक्षमता रही है। कभी कभी यह देखा जाता है कि शिक्षक ही मौजूद नहीं होता, कर्मचारियों की कमी होती है, छात्रों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वह मुहैया नहीं हो पाती हैं। तो दिन प्रतिदिन की समस्याएं जब अनसुलझी रह जाती हैं
तो टालने योग्य टकराव होते हैं। तो मुद्दों को हल करने के निर्णय के बिना किसी देरी से दृढ़ता से और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। राज्य अपने वित्त पोषण को अगर समस्या बढ़ती जाती है तो वापस ले लेता है और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए लगातार बढ़ते व्यय के सामने पर्याप्त वित्त जुटाने में सरलता और उद्यमिता के प्रदर्शन की आवश्यकता है। और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अध्यापन केवल सिद्धांत के बजाय कानून के व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित होना चाहिए और पाठ्यक्रमों को हमारी कक्षाओं को चिकित्सकों के अनुभवों के साथ मजबूत करना चाहिए। हमारे छात्रों को कानूनों और न्याय प्रणाली के कामकाज की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। हमारे न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को कक्षाओं में योगदान करने के लिए बाध्य करना चाहिए। उन्हें अपने सीखने के अनुभवों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को सशुल्क इंटर्नशिप की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और यह भी समझना चाहिए कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य मौलिक रूप से भिन्न है। तो छात्रों को सीखने और समझने की क्षमता प्रदान करने पर ध्यान देने के लिए स्नातक स्तर पर शिक्षा का ध्यान अभ्यास उन्मुख होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए। दूसरी ओर स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा शास्त्र का ध्यान अकादमिक होना चाहिए, जिसमें छात्रों को न केवल आलोचनात्मक मूल्यांकन करने बल्कि ज्ञान को लागू करने की क्षमता प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एकल अनुशासन विश्वविद्यालय का आकार और सामग्री जल्दी ही बदलनी पड़ेगी। इसलिए बहु विश्वविद्यालय बनने के संदर्भ में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के भविष्य के दृष्टिकोण की योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसमें महत्व के विषयों को शामिल किया जाए, जिसमें कानून अनुशासन के अलावा अन्य डिग्री प्रदान करना भी शामिल है। अब बढ़ते हैं दूसरे लेख की ओर। पेज नंबर 6 पर ही आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के तृतीय पेपर में, जीएस के थर्ड पेपर में आर्थिक विकास के अंतर्गत डाल सकते हैं। थर्ड टाइम लकी। तो तीसरी बार भाग्यशाली यानी नवीनतम कोविड लहर के बीच कम उतार चढ़ाव, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में किसी सेक्टर में लाभ हो रहा है तो किसी सेक्टर में कमी हो रही है। तो इसके बीच 2022 के लिए अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भारत की पोस्ट कोविड आर्थिक सुधार नए साल के मोड़ पर नाजुक रूप से कह सकते हैं तैयार है और 2022-23 के केंद्रीय बजट में 4 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। तो अब ऐसे में अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर कब्जा करने वाले नवीनतम आंकड़े लगातार दबाव बिंदुओं के साथ मिश्रित तस्वीर पेश कर रहे हैं। कोविड-19 प्रतिबंध पहले से ही भारत के सेवा निर्यातकों की ऑर्डर बुक में सेंध लगा रहा है। यहां तक कि दिसंबर में व्यापारिक निर्यात ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि चिंता की बात यह है कि पिछले महीने निर्यात की तुलना में आयात में भी और तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे व्यापार घाटा 22 अरब डॉलर के ऊंचे स्तर पर रहा, जो नवंबर के 22.9 अरब डॉलर से थोड़ा ही कम है। नवंबर में 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में 3.1% की तो वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसमें 1.1% की गिरावट रही थी। तो जारी आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल, सीमेंट को लेकर बाकी सभी प्रमुख क्षेत्रों ने नवंबर 2021 में सकारात्मक वृद्धि दर हासिल की। अक्टूबर में इन क्षेत्रों का प्रदर्शन 8.4% सुधरा था। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली, ढांचागत गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो इन्हें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के तौर पर इंगित किया जाता है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो पहले 8 महीनों यानी अप्रैल नवंबर में इन प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर में 13.7% रहा है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो वर्ष 2020 की समान अवधि में यह क्षेत्र
1% की गिरावट पर रहे थे। तो नवंबर 2021 में कोयला उत्पादन 8.2% बढ़ा, जबकि प्राकृतिक गैस 23.7%, रिफाइनरी उत्पाद 4.3% बढ़ा, उर्वरक क्षेत्र में 2.5%, स्टील क्षेत्र में 0.8%, बिजली क्षेत्र में 1.5% की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। हालांकि प्रमुख क्षेत्रों में शुमार कच्चा तेल और सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि दर नवंबर 2021 में सकारात्मक नहीं रही। लेकिन उसी महीने की अगर हम बात करें जीएसटी संग्रह, तो 3 महीने के निचले स्तर के बावजूद 1.3 लाख करोड़ के आसपास थी। तो जीएसटी मुआवजा उपकर राजस्व नवंबर में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन सीमा शुल्क संग्रह 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। विनिर्माण और सेवाओं के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसे पीएमआई, दिसंबर के लिए मजबूत थे, लेकिन पिछले महीनों से कम हो गए। तो इसी तरह से भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर 2021 में नरम पड़कर 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। मासिक सर्वे में यही कहा गया कि व्यावसायिक गतिविधियों और बिक्री में भी धीमी गति से वृद्धि और कोरोना वायरस की नई लहर की आशंका से व्यापारिक धारणाएं प्रभावित हुई हैं। इसके कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में नरमी आई है। तो मौसमी रूप से समायोजित किया जाने वाला इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नवंबर में 58.1 पर था, जो दिसंबर में 55.5 के 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। तो सर्वेक्षण के अनुसार लगातार 5वें महीने सेवा क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि देखी गई। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की भाषा में 50 से ऊपर के अंक का मतलब क्या होता है? विस्तार होता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। तो इस तरह से सेवा प्रदाताओं के लिए 2021 एक और कठिन वर्ष था और दिसंबर में इसमें थोड़ी और नरमी दर्ज की गई। इसके अलावा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र का सामूहिक उत्पादन या सामूहिक पीएमआई उत्पादन सूचकांक दिसंबर में घटकर 56.4 हो गया, जो कि नवंबर में 59.2 था। हालांकि यह इसके दीर्घकालिक औसत 53.9 से अब भी अधिक है। और 4 महीने में पहली बार नौकरियों में कमी आई। तो सर्वेक्षण के दिसंबर के आंकड़ों में माल उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के रोजगार में बड़ी गिरावट देखी गई। समग्र स्तर पर 4 महीने में पहली बार नौकरियों में कमी आई है। तो 30 दिसंबर के नवीनतम गूगल मोबिलिटी डेटा के अनुसार दिल्ली में रिटेल और मनोरंजन, सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल की यात्राओं में क्रमशः 19%, 7% और 17% की गिरावट देखी गई है। तो ओमिक्रॉन प्रसार से विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सर्विसेज सेक्टर्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो पीएमआई के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत में महामारी की दूसरी लहर के दौरान ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग रुका हुआ था, जबकि मई, जून और जुलाई में सेवाएं बंद थी। और 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र में संकुचन तेज था और इसे पटरी पर लौटने में 7 महीने लग गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव भरा रहा है। तो ये वर्तमान जो संकट आया है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण, चाइनाज ब्रिज ओवर पैंगोंग त्सो। तो यह इसे सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि पैंगोंग त्सो पर चीन का पुल बनना। चीन अपने क्षेत्र के भीतर पैंगोंग त्सो के पार एक पुल का निर्माण कर रहा है, जो उत्तर दक्षिणी बैंकों को जोड़ता है, जिससे झील के चारों ओर जाने में लगने वाले समय को 12 घंटे से घटाकर 3-4 घंटे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह यहाँ फिंगर 4 दिख रहा है। पैंगोंग त्सो का मतलब है कि लद्दाखी भाषा में होता है गहरा संपर्क, और त्सो का मतलब होता है झील। तो यह झील हिमालय में 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और यह लेह से दक्षिण पूर्व में करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर है और 135 किलोमीटर लंबी झील करीब 604 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में फैली हुई है। और इसका निर्माण टेथिस भूसन्नति से हुआ था और यह एक खारे पानी की झील है। पैंगोंग त्सो पर पुल का महत्व क्या है? पैंगोंग त्सो पर
पुल चीनी क्षेत्र में एलएसी से लगभग 25 किलोमीटर आगे स्थित है और उत्तरी तट पर कुरनाक किले में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गैरिसन और साउथ बैंक पर मोडलो गैरिसन के बीच 200 किलोमीटर की दूरी की आवाजाही के समय को काफी कम कर देगा। तो यह मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के साथ ही तनाव पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर था, जिसमें पीएलए के सैनिक फिंगर 4 तक जा रहे थे और स्थायी संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे। हालांकि अगस्त 2020 में साउथ बैंक पर तनाव बढ़ गया था, तो भारतीय सेना ने अगस्त के अंत में दक्षिणी तट पर पीएलए पर सामरिक लाभ प्राप्त किया और 1962 से खाली पड़ी कई चोटियों पर कब्जा कर लिया, जो स्पंगगुर गैप और मोल्डो क्षेत्र को एक प्रमुख दृश्य प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर फिंगर शब्द आया है तो झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं, स्थानीय भाषा में चांग चेनमो कहते हैं और इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही सेना फिंगर्स कहती है। और भारत का दावा है कि एलएसी यानी लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जिसे क्या कहेंगे, वास्तविक नियंत्रण रेखा की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वह फिंगर 4 तक को ही नियंत्रित करती है। फिंगर 8 पर चीन की पोस्ट है। वहीं चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक ही एलएसी है और 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। फिंगर 2 पर पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का उपयोग करती है और गश्त के दौरान अगर भारत की पेट्रोलिंग टीम से उसका आमना सामना होता है तो उन्हें वापस जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों देश पेट्रोलिंग गाड़ियां उस जगह पर घुमा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी को वापस जाना होता है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसके 3 सेक्टर्स हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर मानचित्र के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 3 सेक्टर में बटा हुआ है। पहला है ये वाला भाग, अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के सिक्किम तक, यहाँ तक फैला हुआ है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा और तीसरा है लद्दाख का हिस्सा। तो भारत चीन के साथ लगी एलएसी की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन चीन दावा करता है कि ओनली 2000 किलोमीटर तक, यानी इससे अलावा जो है वह अपने हिस्से में लेना चाहता है। और दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से में लगातार गश्त करती रहती हैं और पैंगोंग झील पर अक्सर झड़प होती रहती है। तो यह पुल अच्छी तरह से चीनी क्षेत्र में है। अधिकारियों का यही कहना है कि इस नए पुल के निहितार्थ बताते हुए भविष्य के लिए भारतीय सेना की परिचालन योजना में शामिल होना होगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत आगे के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और आगे के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और एलएसी के साथ साथ सड़कों, पुलों और सुरंगों का बड़े पैमाने पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। सर्दियों से पहले सेना ने अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों के लिए उन्नत शीतकालीन स्टॉकिंग का काम भी पूरा कर लिया था, जबकि विघटन और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया जारी है। दोनों सेनाएं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से भारत भी अपना जमीनी स्तर के विकास पर पूरी प्रतिक्रिया दे रहा है और यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पुल की वजह से फिर से दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गए। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 15 पे, सामान्य अध्ययन के प्रथम पेपर में इसे मिनरल्स के अंतर्गत डाल सकते हैं, द ग्रेनाइट स्कैरसिटी प्रॉब्लम इन केरल। तो केरल में ग्रेनाइट की कमी की समस्या है। यह केरल देख सकते हैं, ऊपर कर्नाटक है, इधर तमिलनाडु को स्पर्श करता है, इस तरफ अरब सागर है। तो इस तरह से, और यह ग्रेनाइट है जो कि आग्नेय चट्टानों में आग्नेय चट्टान का कहा जाता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस होता है, नीस का शिस्ट होता है। तो पारिस्थितिक चिंताओं के कारण सार्वजनिक विरोध के मद्देनजर केरल में निर्माण सामग्री, विशेष रूप से ग्रेनाइट की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से केरल के वायनाड जिले की निर्माण परियोजनाओं में देरी क्यों हो रही है? ग्रेनाइट की कमी पर पर्यावरणविद कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इसी पारिस्थितिक चिंताओं के कारण ही ग्रेनाइट की मितव्ययी आपूर्ति ने विंझिंजम बंदरगाह परियोजना सहित सभी प्रमुख निर्माणों पर ब्रेक लगा दिया है। यानी ग्रेनाइट और रेड अर्थ की स्थानीय अनुपलब्धता ने भी राज्य भर में निर्माण लागत को बढ़ा दिया है, खासकर वायनाड जिलों में जहां राजस्व भूमि में उत्खनन पर प्रतिबंध पिछले कुछ समय से लागू है। तो इस तरह से विकास बाधित हो रहा है। तो क्या वायनाड में निर्माण क्षेत्र
पत्थर की दीवार से टकरा गया है। यानी कह सकते हैं कि ग्रेनाइट की कमी से वायनाड का निर्माण या विकास बाधित हो रहा है। तो सभी प्रकार के निर्माण विभिन्न योजनाओं के तहत आदिवासियों के लिए निजी आवास से लेकर घरों तक, जीवन मिशन के तहत बेघरों के लिए घर का निर्माण, सड़कों और पुलों का निर्माण, सिंचाई, नहर परियोजनाओं विरल उपलब्धता से प्रभावित हैं। और जिले में ग्रेनाइट की, चूंकि इसके पास कोझिकोड, कन्नूर, मल्लपुरम जिलों में खदान ले जाया जाता है और इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लागत बढ़ने पर लोगों में नाराजगी है। तो राजस्व भूमि में उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ? तो जिले के अंबाला, वायल और कृष्णागिरी गांव के जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में 3 ही पर्यटक स्थलों पर अप्रतिबंधित ग्रेनाइट खनन, उत्खनन और पत्थर पर लगभग 6 साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था और इन क्षेत्रों को भूस्खलन के एक उच्च जोखिम में माना जाता था, जिससे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रतिबंध से पहले इन क्षेत्रों में लगभग 150 ग्रेनाइट उत्खनन इकाइयां थीं। जब से ग्रेनाइट को बंद किया गया है, तब से ग्रेनाइट की कीमत कई गुना बढ़ गई है। तो यह केरल में समस्या है। तो ग्रेनाइट क्या होता है? तो ग्रेनाइट एक मणिभीय दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक और फेल्ड्स्पार है और ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। यह आर्कियन, धारवाड़, इन सब क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैसूर, उत्तरी अर्काट, मद्रास, सलेम, बुंदेलखंड, केरल के कोझिकोड, कन्नूर, मलपुरम और सिंह भूमि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हिमालय प्रदेशों में भी ग्रेनाइट शिलाएं विद्यमान हैं। तमिलनाडु के तंजाउर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप ही नीस होता है। तो इसका प्रयोग आवासीय भवनों, सार्वजनिक भवनों आदि में फर्श, काउंटर टॉप, किचन, आइलैंड, बेसिन्स, वैनिटी टॉप्स, क्लैडिंग, स्टेप्स, हर क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका ठोस पत्थर होता है, इसलिए यह मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर में कई छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं और सभी कण विभिन्न कलर में दिखते हैं। ग्रेनाइट पत्थर में विभिन्न पैटर्नों के साथ नीले, बादामी, भूरे, काले और सफेद रंग के कण होते हैं। तो इस तरह से इसके लाभ भी हैं। ग्रेनाइट पत्थर को साफ करना, उसे कायम रखना बहुत आसान होता है। ग्रेनाइट पत्थर पर सील की सही ढंग से कोटिंग किए जाने तथा उचित देखभाल के लिए जाने से ग्रेनाइट पर कोई खरोंच, दाग धब्बा अथवा चिपिंग के बिना या कई सालों तक टिकाऊ रह सकता है। और ग्रेनाइट पत्थर में संगमरमर जितनी ठंडक नहीं होती है और इस पर मौसम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि इसके कुछ हानियां भी हैं। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं हैं, इन सबको जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि चीनी चुनौती ने भारत की कमजोरियों को उजागर किया है। सीमा संकट ने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो हाल के दिनों में एक बार फिर चीन और भारत के संबंध काफी तल्ख हो गए हैं। बीजिंग ने हाल ही में 2017 में किए गए 6 स्थानों के बाद अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का नाम बदल दिया है, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। तो 2014 के बाद से भारत की पसंद का एक परिणाम इन कमजोरियों को चीन के साथ संघर्ष की संभावना से दिखाया गया है, जो अब तत्काल नहीं हो सकता, लेकिन यह उतनी दूर की कौड़ी और दूरस्थ महसूस नहीं करता जितना कि 2 साल पहले हुआ था। तो 1962 का चीन भारत युद्ध भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर छाया की तरह लटका हुआ है। यानी करीब 6 दशक पहले एक सैन्य हार का वर्तमान सीमा तनाव पर कोई वास्तविक असर नहीं है, लेकिन दिल्ली के लिए एक निरंतर स्मरण पत्र है या अनुस्मारक है, जैसे बैंकों का भूत मैकबेथ के लिए अपने स्वयं के भय और असुरक्षा के लिए है। तो इसी तरह से भारत और चीन के संबंध भी उसी तरह से हैं। तो चीन की जो कूटनीतिक चाल है, यहाँ पर कूटनीति शब्द का मतलब होता है कूटनीति कोई पत्थर पर अंकित अमिट लकीर नहीं होती। इसलिए कूटनीति का मतलब होता है कि हमेशा परिवर्तन के साथ चलें, खासकर तब जब दुनिया में बहुत तेजी से घटनाक्रमों में बदलाव हो रहे हैं।
तो शीत युद्ध के बाद हाल के दिनों में सामरिक और रणनीतिक रूप से दुनिया में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और लद्दाख में सीमा संकट शुरू होने के करीब 20 महीने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामक कूटनीतिक और सैन्य इशारों पर दबाव डाला है और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थलों का नाम बदल दिया उसने। तो चीन इस क्षेत्र पर अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर नामकरण को सही ठहरा रहा है और यह पुराने नाम प्राचीन काल से मौजूद थे जिन्हें भारत ने अपने अवैध कब्जे के साथ बदल दिया था। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग का यह कदम इस तथ्य को बदलता नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश 1971 में केंद्र शासित प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में बना था जो कि भारत का एक अभिन्न अंग था। तो कब्जा वास्तव में कानून का 9वां-10वां हिस्सा है, लेकिन चीन का नाम बदलने का अभियान विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी क्षेत्रीय दावों पर जोर देने की उसकी योजना का एक हिस्सा है। वह काउंटर अटैक करता है। 1 जनवरी 2022 को बीजिंग का नया भूमि सीमा कानून भी लागू हुआ जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को आक्रमण, अतिक्रमण, घुसपैठ, उकसावे के खिलाफ कदम उठाने और चीनी क्षेत्र की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी देता है। यह कानून भारत के साथ अपनी विवादित सीमा पर चीन द्वारा 628 जियाओ कांग सीमावर्ती गांव के निर्माण का समर्थन करता है और पारस्परिक रूप से पुष्ट करता है। तो उपलब्ध सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार इनमें से कम 2 गांवों का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में किया गया है और ये गांव बीजिंग के काम आएंगे जब भविष्य में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बसे क्षेत्रों के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। तो सिर्फ बीजिंग ही नहीं बल्कि दिल्ली में चीनी दूतावास में तैनात राजनयिक भी भारत की सतर्क प्रतिक्रिया से उत्साहित हैं। पिछले महीने चीनी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार और ने तिब्बती सरकार द्वारा निर्वासित एक बैठक में भाग लेने के लिए 2 केंद्रीय मंत्रियों सहित भारतीय संसद सदस्यों को एक क्रोध भरा पत्र लिखा था और पत्र में उन्हें बाहर अलगाववादी राजनीतिक समूह और एक अवैध संगठन के साथ संलग्न नहीं होने के लिए कहा। तो दूतावास के एक अधिकारी से लेकर 2 मंत्रियों तक इस क्रोध वाले संदेश ने चीनी राजदूत के लिए सरकार की ओर से कोई तिरस्कार नहीं किया गया। इसकी विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक निंदा भी नहीं हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से चीन पूरी तरह से आक्रामक स्थिति में है, भारत कमजोर दिख रहा है। तो ऐसे में भारत को अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते हुए, कूटनीतिक पहल को मजबूत करते हुए, रणनीतिक पहल को मजबूत करते हुए इसको जवाब देना होगा। तो इस तरह से विनम्र प्रतिक्रिया। तो भारत सरकार द्वारा चीनियों के प्रति इस तरह की अधीनता के कारणों को समझना मुश्किल नहीं है। दिल्ली के पास बीजिंग के खिलाफ सक्रिय विकल्प नहीं है जो चीनी नेतृत्व को अपनी भारत नीति पर पाठ्यक्रम बदलने के लिए मजबूर करेगा। और तिब्बत और दलाई लामा को अक्सर तुरुप का पत्ता के रूप में पेश किया जाता था, लेकिन जाहिर तौर पर अब ऐसा नहीं है। तो बीजिंग को भारतीय जनता के बीच अपनी घटती लोकप्रियता की परवाह नहीं है। चीनी विनिर्माण पर भारतीय आत्मनिर्भरता द्वारा संचालित दोनों देशों के बीच तेजी से एक तरफा व्यापार संबंध है और एक स्थिति और भी बदतर हो गई है जो सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण खराब हो गई है। तो बीजिंग पर जो कह सकते हैं हंसी उड़ाने के लिए दिल्ली का भू राजनीतिक या आर्थिक लाभ अब बहुत कम है। तो मोदी सरकार या कह सकते हैं कि मोदी के तरकश में कोई तीर नहीं बचा है। तो एलएसी पर व्यापक सैन्य तैनाती के साथ चीन को किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए दिल्ली सबसे अच्छा कर सकती है, जबकि यह उम्मीद करते हुए बीजिंग मॉस्को के आग्रह के साथ अन्यथा श्री मोदी को इस संकट से एक सम्मानजनक राजनयिक निकास देगा। यदि भारत इसे चीनियों को उतना ही वापस देना चाहता है जितना कि उसे मिलता है, तो बीजिंग इसे एक अपमान के रूप में ले सकता है और संकट के सहज अंत की भारतीय इच्छा को और भी कम कर सकता है। तो अप्रैल 2020 तक एलएसी पर यथास्थिति को बहाल करने के लिए भारत प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ साझेदारी के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा से चीन की सीमा तक अपनी सेना के आंतरिक संतुलन और बाहरी पुनर्संतुलन का कार्य किया। हालांकि क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस
एक गैर सैन्य समूह बना हुआ है और ऑकस इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर और अफगानिस्तान से अपमानजनक अमेरिकी निकास ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका से सभी खुफिया जानकारी साझा करने और रसद समर्थन के लिए भारत को इससे निपटना होगा। तो सीमा पर चीनी चुनौती अपने दम पर भारत को देखना होगा। 2017 के बाद से गिरावट में भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह के प्रयास का समर्थन करने में अभी असमर्थ है। मोदी सरकार ने अब मॉस्को पर अपनी उम्मीदें लगा दी हैं, जो भारत और चीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए उत्सुक है। रूसी अधिकारियों का यही कहना है कि रूस भारत चीन समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक का उनका प्रस्ताव अभी टेबल पर है, लेकिन दिल्ली पहले सीमा संकट को हल करने की दिशा में चीन से कुछ कदम आगे देखना चाहती है। चीनी चुनौती ने श्री मोदी के तहत विश्व स्तर पर भारत की राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया गया है और यह इस बात का गंभीर चित्रण है कि भविष्य में चुनौतियों का प्रबंधन कैसे किया जाए। अपनी उत्तरी सीमाओं और दो मोर्चों पर मिली भगत के खतरे से चिंतित मोदी सरकार और सत्ताधारी पार्टी अब पाकिस्तान पर उतना मुखर नहीं है। भले ही पाकिस्तान पर सादे तरीके से हमला करना चुनावी रूप से फायदेमंद घरेलू एजेंडा रहा हो, उन्हें अपने हालिया चुनावी भाषणों में भारत के पश्चिमी पड़ोसी को उल्लेख करने से भी दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन कारक के कारण अमेरिका वर्तमान में दूर देख रहा है। भले ही भारत अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसका लोकतंत्र कम हो गया है, यह लंबे समय तक जारी रहने की संभावना नहीं है। अगर भारत को चीन जैसे एक पक्षीय सत्तावादी राज्य के उदय के लिए एशिया में लोकतांत्रिक काउंटर बनना है, जो अब दुनिया को अपना शासन और विकास मॉडल पेश करने का इच्छुक है। चीन के साथ भारत का कठिन कूटनीतिक और सैन्य जुड़ाव इसे अमेरिकी समर्थन पर अधिक निर्भर होने वाला है, जिससे मोदी सरकार साझा मूल्यों पर अमेरिकी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। तो एक दशक पहले कई पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि सी के नेतृत्व में एक तेजी से मुखर और आत्मविश्वासी चीन का उदय भारत के लिए हानिकारक होगा। तो भारत की आंतरिक स्थिति आप लोगों को पता ही है। नागालैंड से कश्मीर तक जहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं भी मदद नहीं करने वाली है। तो भारत ने 2014 के बाद अपनी पसंद बनाई और चीनी सीमा संकट ने उन्हें केवल दिखाया है। तो अपने पड़ोसी के रूप में बढ़ते चीन और एक अधिक आत्म केंद्रित अमेरिका के साथ जो भारत के विश्वसनीय साथी रूस के साथ असहज है, अपने मित्र के रूप में दिल्ली को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है और ताकत की स्थिति से नहीं बने। भविष्य में भी यह विकल्प उतने ही घरेलू होंगे जितने कि विदेश नीति के क्षेत्र में होंगे। तो निर्णय लेने का एक कॉलेजियम और विचार विमर्श वाला मॉडल सबसे अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर मौजूदा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कोई संकेतक है तो इसका पालन करने की संभावना नहीं है। तो आगे क्या हो सकता है? तो चीन लगातार एलएसी पर तनाव की स्थिति बनाए हुए है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए कदम उठाने और व्यक्तिगत रूप से संकट को हल करने का समय है और उसे आगे बढ़ते हुए रूस के साथ चीन के संबंधों में मध्यस्थता के लिए रूस को प्रेरित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। ग्रेनाइट के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की सूची बनाना है। कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है और उन मुद्दों पर चर्चा करें जो संभवतः भारत में ग्रेनाइट की कमी का कारण बन सकते हैं। तो सिर्फ केरल ही नहीं, भारत में जो है कमी का कारण आपको बताना है। तो इस खबर को, चूंकि यह खबर से संबंधित है, इस खबर को जोड़ते हुए ग्रेनाइट क्या है इसके बारे में बताएं, फिर इसके उपयोग के बारे में पूरी बताएं, कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है और उन मुद्दों की भी चर्चा करना है जो भारत में ग्रेनाइट की कमी का कारण बन सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल आप केरल का जिक्र कर सकते हैं और अंत में संक्षेप में उत्तर का सकारात्मक निष्कर्ष जरूर लिखें। और दूसरा प्रश्न है, चीन की मौजूदा आक्रामकता को देखते हुए भारत को चीन के साथ सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत है, चर्चा करें। तो इस तरह से भारत चीन संबंधों को संक्षेप में बताते हुए वर्तमान जो तनाव है उसको बताते हुए आपको आगे लिखना है कि मोदी सरकार जो दो चल रही है चीन को लेकर भारत की कूटनीति में
क्या बदलाव हुआ है, इन सब बातों की चर्चा आपको करना है। और भारत अपनी रणनीति कैसी रखेगा, चीन की कूटनीतिक चाल का प्रत्युत्तर भारत अपनी किस कूटनीति के माध्यम से देगा, इन सब बातों को आपको बताना है। अंत में संक्षेप में आपको उत्तर का निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।